नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत पीछे। हम जानेंगे प्राचीन भारत की कहानी। ये एक ऐसी जबरदस्त यात्रा है जो हमें पत्थरों के मामूली औजारों से शुरू करके एक बहुत बड़े साम्राज्य के बनने तक ले जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता बिल्कुल शुरुआत से बनती कैसे है। आखिर क्या लगता है एक समाज को बनाने में। चलिए आज इसी बड़ी और दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उस दौर से जब इंसानों के पास अपनी दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, पत्थर। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। इंसान ने बहुत धीरे धीरे पत्थर के औजारों को बेहतर बनाना सीखा। पहले बस मामूली से पत्थर, फिर उन्हें नुकीला किया और फिर बाद में चमकाया। ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी, हजारों साल लग गए, लेकिन इसने इंसान के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी। और फिर कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। ये था तांबे की खोज। जरा सोचिए, पहली बार इंसान के हाथ में पत्थर से ज्यादा मजबूत कोई चीज लगी थी। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। खेती के लिए बेहतर औजार बने, शिकार के लिए बेहतर हथियार। इसने इंसान को सीधे पत्थर की दुनिया से निकालकर धातु के एक नए युग में पहुंचा दिया। तो अब जब तांबे और फिर कांसे जैसे धातु के औजार आ गए, तो इसने एक नए दौर का दरवाजा खोल दिया। एक ऐसा दौर जिसने हमें दुनिया के पहले महान शहरीकरण की तरफ पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की, सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी शानदार सभ्यता जो कांस्य युग में फली फूली और सही मायनों में अपने समय से बहुत आगे थी। ये शहर वाकई में कमाल के थे। सोचकर देखिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जैसे आज के मॉडर्न शहर हों। हर घर में अपना बाथरूम, अपना कुआं और पानी की निकासी का तो ऐसा सिस्टम था कि देखकर हैरानी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका व्यापार हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया तक होता था। ये सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड समाज की निशानी है। मोहनजोदड़ो से मिली ये चीजें मानो उस दौर की एक झलक दिखाती हैं। जैसे ये विशाल स्नानागार शायद किसी बड़े धार्मिक आयोजन के लिए रहा होगा, या फिर कांसे की वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो बताती है कि वो लोग लॉस्ट वैक्स जैसी एडवांस तकनीक जानते थे। और पुजारी राजा की वो मूर्ति उनकी कला और शायद उनके लीडर्स की कहानी कहती है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी एक पहेली है, और वो है उनकी लिखाई, उनकी लिपि। हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए, हम उनके शहरों की प्लानिंग जानते हैं, पर हम नहीं जानते कि वो अपनी भाषा में क्या कहते थे, क्या लिखते थे। सब कुछ एक रहस्य है। जब वो महान शहर गुमनामी में खो गए, तो भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस बार कहानी कांसे की नहीं, बल्कि लोहे की थी, और साथ ही इंसानी सोच में भी एक जबरदस्त क्रांति आ रही थी। ये वो दौर था जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, जब वेदों की रचना हुई। और ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे। इन्होंने उस समय के समाज, धर्म और पूरी सामाजिक बनावट को एक नया आकार दिया। इसका असर इतना गहरा था कि उसकी छाप आज भी महसूस की जा सकती है। इसी समय धीरे धीरे छोटे छोटे कबीले अब बड़े राज्यों में तब्दील हो रहे थे। इन्हें कहा गया महाजनपद, मतलब महान राज्य। अब पूरे इलाके में सत्ता और जमीन के लिए इन 16 महाजनपदों के बीच एक होड़ शुरू हो गई। और इसी सियासी उथल-पुथल के बीच विचारों की दुनिया में भी एक बड़ी क्रांति हो रही थी। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों को समझने और उनसे बाहर निकलने का एक नया रास्ता दिखाया। इन 4 आर्य सत्यों ने लोगों को दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो अब मैदान सज चुका था। 16 ताकतवर राज्य एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन इन सब में से एक राज्य सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, और उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। और इस रेस में सबसे आगे निकला मगध। इसकी वजह थी उपजाऊ जमीन, लोहे की खदानें जिससे बेहतर हथियार बनते थे, और हाथियों की एक बड़ी सेना। मगध ने बाकियों को पीछे छोड़ दिया, और इसी मगध की धरती से जन्म हुआ मौर्य वंश का, जिसने भारत को उसका पहला महान साम्राज्य दिया। इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीनियस सलाहकार चाणक्य की मदद से। लेकिन इस कहानी को अमर बनाया उनके पोते अशोक ने, जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब आता है भारतीय इतिहास का वो साल जो एक टर्निंग पॉइंट था।
एक ऐसा साल जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य की सरहदों को बदला, बल्कि एक सम्राट के दिल और उसकी आत्मा को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये साल था कलिंग युद्ध का। अशोक ने कलिंग को जीता जरूर, लेकिन ये जीत किसी हार से भी बदतर थी। युद्ध में जो तबाही हुई, जो लाखों लोग मारे गए, उसने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस भयानक जीत ने सम्राट को युद्ध के असली मतलब का एहसास कराया। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतिहास का एक महान विजेता शांति का सबसे बड़ा पैरोकार बन जाता है। अशोक ने ऐलान किया कि अब भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज नहीं, बल्कि धम्म घोष यानी धर्म और नेकी की आवाज गूंजेगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पूरी सल्तनत और उनकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले कलिंग युद्ध ने उन्हें हिला कर रख दिया। उन्हें गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसकी शांति की शिक्षाओं को अपना लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपनी पूरी शाही ताकत अब जंग के लिए नहीं, बल्कि शांति, प्यार और अपनी प्रजा की भलाई का संदेश फैलाने में लगा दी। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि अगर एक साम्राज्य जो खून खराबे और जीत से बना था, वो शांति और अहिंसा का रास्ता चुन सकता है, तो आज की दुनिया इससे क्या सबक ले सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।